हेलो इंटरेस्टिंग पीपल, ऑल ऑफ अस आर डेड। इसका फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद हमें कई सारे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वो इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं कि वो आपस में मिक्स होते हुए हमें नजर आते हैं। पर सेकंड एपिसोड जिस अपोकलिप्स के साथ स्टार्ट होता है उसमें कई सारे कैरेक्टर्स अपने आप को बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए डिफरेंट टाइप की लोकेशन पे छुप जाते हैं। ये कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं, बात करते हैं और इन सारे कन्वर्सेशन से हम उनके बारे में जानने लगते हैं। इस सीरीज की बेस्ट बात मुझे ये लगी कि इतना बड़ा ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ चुका था, स्कूल के अंदर सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे, पर फिर भी इसके अंदर लाइट ह्यूमर को ऐड किया गया है। इतनी सीरियस सिचुएशन होने के बावजूद जो बचे हुए स्टूडेंट्स कन्वर्सेशन करते हैं वो एकदम लाइट वे में करते हैं। वो सिचुएशन को देखकर रोने नहीं लग जाते हैं, उस सिचुएशन में से कैसे निकलना है उस बारे में सोचने लगते हैं। और इन सारी सिचुएशन के बीच में दो कैरेक्टर शाइन करते हुए नजर आते हैं। एक है चोंगसांग का कैरेक्टर और दूसरा है सोयोक का कैरेक्टर। ये दोनों कैरेक्टर हमेशा टीम लीडर की तरह आगे खड़े रहते हैं। जब भी किसी चीज में आगे रहने की बात आती है, किसी को बचाने की या आगे ज़ॉम्बीज है या नहीं इस चीज को पता लगाने की, तो चोंगसांग हमेशा आगे आता है, सबकी हेल्प करने का ट्राई करता है। तब सुयोक का कैरेक्टर चोसंग का हमेशा सपोर्ट करता है, वो उसके साथ जाता है, वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। दोनों के बीच की फ्रेंडशिप को हम यहाँ पे देख सकते हैं, उनकी बॉन्डिंग को हम फील कर सकते हैं। स्कूल के अंदर इन्फेक्शन की वजह से सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। किसी भी ज़ॉम्बी ने किसी भी इंसान के ऊपर हमला कर दिया जो इन्फेक्टेड नहीं है, उसे काट लिया तो इन्फेक्शन फैलने का चांस रहता है। और ऐसी सिचुएशन में बाकी जितने भी लोग बचे हुए थे उन सभी में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ सकते थे। सो ऐसी सिचुएशन में सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो हमेशा साथ में रहेंगे। और जब कभी भी कोई भी इंसान इन्फेक्टेड हो जाएगा तो वो खुद ही अपनी मर्जी से उनके ग्रुप से बाहर चला जाएगा ताकि बाकी बचे लोग अपने आप को बचा सके। सीरीज के सेकंड और थर्ड एपिसोड तक हमें इस सीरीज के अंदर कौन से मेन कैरेक्टर्स होंगे उसके बारे में पता चल जाता है। पर सच कहूँ तो इस सीरीज के अंदर कोई भी मेन कैरेक्टर नहीं है। इस सीरीज के अंदर सबसे मेन चीज़ जिस पे फोकस किया गया है वो है इसकी स्टोरी लाइन। स्टोरी के आगे कैरेक्टर्स की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा हमें दिखता है। अगर स्टोरी की डिमांड होती है तो उस कैरेक्टर को मरना भी पड़ता है। सो बेसिकली इस सीरीज के अंदर कोई प्रोटैगनिस्ट यानी कि हीरो नहीं है, पर एक एंटागोनिस्ट यानी कि विलन हमें इस सीरीज के अंदर इम्प्रेस करता हुआ नजर आता है। स्कूल के अंदर बदमाश बच्चों का एक गैंग होता है, उसमें से एक लड़का जो इन्फेक्टेड हो चुका होता है, जिसका नाम हमें ग्विनाम दिखाया गया है, वो शुरुआत से ही ज़ॉम्बीज से बचता हुआ नजर आता है। जब भी कोई उसके पास आए तो ज़ॉम्बीज से बचने के लिए बचे हुए इंसानों को चारा बनाकर उनके सामने रख देता है ताकि वो बच जाए और सामने वाला इंसान इन्फेक्टेड हो जाए। एकदम ही क्रूर कैरेक्टर हमें ये दिखाया गया है। जब खुद को बचाने की बारी होती है तब ये इतना क्रूर कैरेक्टर नहीं होता, पर जब इस पे ज़ॉम्बी हमला करती है तो एक ज़ॉम्बी को वो लिटरली मार देता है। उसके बाद उसके कैरेक्टर में हम चेंजेस देख सकते हैं, उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस हम देख सकते हैं, जैसे कि वो अब जान चुका है कि ज़ॉम्बी से बचने का उसके पास एक ही रास्ता है, उन्हें मारना पड़ेगा। और ऐसा करते करते वो कई सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है और बहुत सारे क्राइम कमिट कर देता है। वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाता है, इसीलिए जब वो इन्फेक्टेड हो जाता है तब जिस इंसान की वजह से वो इन्फेक्टेड हुआ था उससे बदला लेने के लिए वो हर हद पार कर देता है। उसके मन में एक जुनून होता है उस इंसान को मारने का। और इस सीरीज के अंदर हमें ज़ॉम्बी से ज़्यादा तो इस कैरेक्टर से डर लगता है। जब भी ये कैरेक्टर स्क्रीन पर दिखाई देता है हमारे मन में एक डर क्रिएट होने लगता है। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। इस चीज़ का रेफरेंस भी इस सीरीज़ के अंदर हमें दिखाया गया है, वो भी 2 बार। जब एक लड़का ग्विनाम की ही तरह अपने आप को बचाने के लिए दूसरे लोगों को आगे रख देता है तब ग्विनाम से उसका सामना होता है। वो ग्विनाम के साथ भी यही करने की कोशिश करता है, पर ग्विनाम से ज़्यादा ताकतवर होता है और वो उस लड़के को ही ज़ॉम्बीज़ के सामने फेंक देता है। जो वो लड़का दूसरे लोगों के साथ कर रहा था वही उसके साथ खुद होता है। इस सीरीज़ के अंदर हर एक एपिसोड के साथ स्टोरी बड़ी डिटेलिंग के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एपिसोड के अंदर 2 कैरेक्टर्स के बीच में अनबन होती है। वो अनबन कैसे थी, क्यों थी, उसका रीज़न हमें इस सेकंड एपिसोड के अंदर पूरा दिखाया गया है। और एक स्वार्थी कैरेक्टर उस दूसरे कैरेक्टर से बदला लेने के लिए क्या साजिश करता है वो भी हमें इस एपिसोड के अंदर दिखाया गया है। स्टोरी जैसे जैसे ग्रो होती जाती है वैसे ही स्टूडेंट सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले रिकॉर्डिंग रूम, वहाँ से फिर म्यूजिक रूम और म्यूजिक रूम से स्कूल की टेरेस तक जाते हैं। इन सभी के बीच में बहुत सारे ज़ॉम्बीज इन पर अटैक करते हैं और इन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए सुयोग और चोंगसांग इन सभी का सामना करते हैं आगे बढ़कर।
और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इनकी हेल्प करते हैं। सो ज़्यादातर जो भी सीन्स हमें दिखाए गए हैं वो लॉन्ग कन्वर्जेशन वाले सीन्स दिखाए गए हैं, जहाँ पे ये पूरा ग्रुप एक जगह पे इकट्ठा होकर अपनी बैक स्टोरी सुनाता है, वो अभी कैसा फील कर रहे हैं। और बाकी सीन्स के अंदर ज़ॉम्बी से लड़ते हुए हमें दिखाया जाता है। इस सीरीज के अंदर लव स्टोरी को भी ऐड किया गया है। च्योसैंग और ऑन्जो के बीच का रिलेशनशिप जो उनकी फ्रेंडशिप के थ्रू ही क्रिएट हुआ था, और नामरा और सुयो के बीच का रिलेशनशिप। स्टोरी के ग्रो होते होते इनके रिलेशनशिप ग्रो होते हुए नजर आते हैं। पर्सनली हमें नामरा और सुयो के बीच का रिलेशनशिप एक अलग ही बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा हो ऐसा फील करवाता है। इस सीरीज के अंदर सभी स्टूडेंट स्कूल के अंदर सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं और उस चीज पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश की गई है। सो इस सीरीज को देखते वक्त कुछ मूवीज के एंडिंग सीन्स मुझे याद आ रहे थे, लाइक गॉडजिला 1998 और जुरासिक पार्क का एंडिंग सीन, जहाँ पे कैरेक्टर्स अपने आप को किसी मॉन्स्टर से बचाने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर या फिर एक छोटे से रूम के अंदर अपने आप को छुपाते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। बस डिफरेंस यही होता है कि उन मूवीज के अंदर क्रिएचर्स हमें दिखाए गए थे और इस सीरीज के अंदर ज़ॉम्बीज। इस सीरीज के अंदर ट्रस्ट को एक मेन फैक्टर दिखाया गया है। जब भी कोई इंसान इन्फेक्टेड हो जाता है वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो चाहते हैं कि वो इंसान उन्हें छोड़ के ना जाए, फिर भी बाकी सभी को बचाने के लिए वो इंसान वहां से जाता है। और जब कोई इंसान इन्फेक्टेड नहीं होता फिर भी लोग उस पर शक करते हैं, तब बाकी लोगों को, उनके फ्रेंड्स को पता होता है, उस पर ट्रस्ट करते हैं कि वो सच बोल रहा है। जब तक उसे कुछ ना हो जाए तब तक वो उसे अपने साथ ही रखते हैं, उससे अपने से अलग नहीं करते। मिलिट्री को भी इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है। जिस सिटी के अंदर ये इन्फेक्शन फैल गया था उस सिटी को क्वारंटाइन कर दिया जाता है। वहां से अंदर और बाहर जाने वाले लोगों पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है और बाकी लोगों को बचाने के लिए मिलिट्री को कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं। और जब वो डिसीजंस लेने की बारी आती है तब सीरीज के अंदर जो लाइट ह्यूमर हमें दिखाया जाता है वो एकदम से डार्क में कन्वर्ट हो जाता है। एक लाइट हंसते खेलते एनवायरनमेंट से एक सीरियस डार्क टोन के अंदर हम स्विच हो रहे हो ऐसा हमें फील होता है। नेटफ्लिक्स का थंब रूल है कि जितने कम एपिसोड में सीरीज खत्म हो उतने कम एपिसोड में करने की कोशिश करती है, बट एज ऑफ कोरियन ड्रामा रूल मैक्सिमम स्टोरी को जितना भी खींचा जाए उतना खींचने की कोशिश की जाती है, क्योंकि क्रिएटर्स को टाइम चाहिए होता है कैरेक्टर को डेवलप करने का, स्टोरी के अंदर जितना भी टाइम चाहिए हो उसे इन्वेस्ट करने का और हर एक सीन को डिटेलिंग के साथ दिखाने का। इसीलिए इस सीरीज के अंदर भी हमें 12 एपिसोड दिखाए जाते हैं और उन 12 एपिसोड को देखने के बाद भी हम ऐसा फील करते हैं कि काश कुछ और एपिसोड होते, हम उसे देख पाते हैं। हमें लिटरली ऐसा लगता है कि हमने अभी तो एपिसोड प्ले किया था और इतनी जल्दी ये कैसे खत्म हो गया। हम इस सीरीज के अंदर इतने ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाते हैं। सो मेरे फाइनल वर्ड्स इस सीरीज के लिए यही रहेंगे कि कोई भी वीडियो एक्सप्लेनेशन इस सीरीज के एक्सपीरियंस को जस्टिफाई नहीं कर सकता। इस सीरीज को एक्सपीरियंस करने के लिए इसे देखना ही होगा। इस सीरीज का एंडिंग भी हमें एक ऐसे पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देता है जो हमारे मन में कई सारे क्वेश्चन खड़े कर देता है। उसे फील करने के लिए सीरीज को देखना जरूरी हो जाता है। सो मेरा यही एक्सपीरियंस था इस सीरीज के बारे में। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।